नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट में हम लोगों ने सीखा पिछले लेक्चर में ट्रेजरी बिल किस प्रकार से काम करते हैं, ट्रेजरी बिल का मार्केट कैसा होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से फंड उगाती है, किस तरीके से डेट लेती है। आज हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इससे किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो बड़े ध्यान से इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को सुनिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बट अगर आप कंसंट्रेशन दिखाएंगे तो नो डाउट आज आप सीख पाएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और ये किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। दोस्तों, कॉमर्शियल बिल मार्केट में हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का जो यूज है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका ज्यादा यूज होता है। जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, बैंक गारंटी की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादा यूज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें जो क्रेडिटर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करता है ताकि सर्टेन पीरियड पे सर्टेन अमाउंट को प्राप्त किया जा सके डेब्टर से। लेकिन इंटरनल मार्केट में भी इसका ज्यादा यूज होता है। इसको हमको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में मैं आपको यहां सामने रख रहा हूं, इसके फंक्शनिंग को बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और ये किस तरीके से फंक्शन करता है। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने के लिए बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं। मान लीजिए कि ये बायर ए है और ये सेलर बी है। बायर ए सेलर बी से कुछ सामान परचेज करना चाहता है, बट उसके पास मनी नहीं है। वो चाहता है कि मेरे क्रेडिट पे सेलर बी मुझे सामान दे दे। या ऐसा हो सकता है कि उसका बिजनेस इस तरीके का है कि उसका कैश फ्लो ही 2-3 महीने में उसके पास आता हो। तो यह भी हो सकता है कि कैश फ्लो के बनने पे वो सेलर बी को भुगतान करता हो। तो इस तरीके से एक कंडीशन ये रहा कि बायर ये है जो सेलर बी से कुछ सामान को परचेज करना चाहता है, लेकिन इसके पास अभी वो कैश अमाउंट नहीं है ताकि वो सेलर को पे कर सके। ऐसे में बायर ए के क्रेडिट के आधार पे सेलर भी उसको सामान देता है, बट साथ ही साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी इशूड करता है अपने साइन के द्वारा, जिसे बायर ए एक्सेप्ट करता है। और उसमें यह भी एक्सेप्टेंस होता है कि अनकंडीशनल तौर पे एक सर्टेन अमाउंट इस लेटर के बिहाफ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज के बिहाफ पे वो बियरर को पेमेंट करेगा सर्टेन टाइम पे। तो दोस्तों, एक तरीके से देखिए, यहां पे दोनों के बीच एक लिखित समझौता है, रिटर्न में है, अनकंडीशनल है, जो सेलर ने इशूड किया है और सेलर ने इस पे साइन किया और एक्सेप्ट किया है बायर ने। और बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से सेलर ने गुड्स को दिया है ए को, और इसमें सर्टेन टाइम पे जो बायर ए है वो सेलर बी को पेमेंट कर देगा। ये इसका जो है बड़ा ही सिंपल तरीके से एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सेलर और बायर के बीच में एक क्रेडिट के आधार पे, एक बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पे सामान का जो है किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है और किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में एक रिटर्न में अनकंडीशनल दोनों के बीच समझौता होता है कि ये पेमेंट एक सर्टेन पीरियड पे सेलर को दे दिया जाएगा। अब थोड़ा टेक्निकली इसको समझते हैं। चूंकि सेलर ने बायर को सामान दिया है, इसलिए सेलर बी को हम क्रेडिटर कहेंगे। दूसरा, सेलर बी ने चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को निर्गत किया है, इसलिए हम उसको ड्रावर भी कहेंगे। फिर चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रावर है, इसलिए इसको हम मेकर भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो सेलर है उसको हम क्रेडिटर कह सकते हैं। चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है, इसलिए उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। और चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, सृजन कर रहा है, इसलिए उसको मेकर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो बायर ये है जो सामान को लिया है और जिसे पेमेंट करना है सेलर बी को, उसको हम डेप्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसने डेट लिया हुआ है, डेप्टर है। साथ ही साथ चूंकि ये ड्रॉ किए गए बिल को ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको ड्रॉ भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम एक्सेप्टर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बायर ए और सेलर बी के बीच इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से एक जो है सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें जो एक्सेप्टर है बायर ए है वो स्वीकार करता है कि हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे अनकंडीशनली आपको या भी जो इस इंस्ट्रूमेंट्स का बियरर है बिल ऑफ एक्सचेंज को, उसको हम पेमेंट स्वीकार करेंगे देना। तो दोस्तों, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज की क्रियाविधि और ये इसमें पार्टी है जो आपको समझ में आई होगी। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम देखें
तो बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करते हुए इसमें लिखा गया है कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें अनकंडीशनली जो ड्रॉवर है वो एक ऑर्डर करेगा और उसका जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि कितना सम अमाउंट है जिसे उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे पे करना है, और साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का बियरर है, होल्डर है, उसको आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो सेलर बी है वही इस पेमेंट को ले। ये जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होगा, जो भी इसका लास्ट होल्डर होगा, जो भी उसका बियरर होगा, इनको सेलर ए को उसको पे करना होगा, इसलिए इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है, उसका हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ये प्रोमिसरी नोट के तरीके से भी होगा, और ये अनकंडीशनली आपको पेमेंट का जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पे क्या हुआ, जो हम लोगों का जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इसको एक जो है लीगल जो है स्टेटस प्रोवाइड करता है, और उसमें माना गया है कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। देखिए, मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि बायर सेलर बी को ही पेमेंट करे, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होगा वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस चीज को कैसे हम समझेंगे, देखिए इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा एक इंडोर्समेंट प्रोसीजर होता है, उसको हम समझें। बिल ऑफ एक्सचेंज का इंडोर्समेंट प्रोसीजर, देखिए क्या हुआ, एक निश्चित समय के लिए, मान लीजिए 3 महीने के लिए ये समझौता हुआ, बायर ये एक्सेप्ट करता है कि हम 3 महीने बाद आपको, मान लीजिए कोई टर्म बिल है, 3 महीने बाद वो कहता है कि सेलर बी को हम पेमेंट करेंगे। देखिए, सेलर बी कर सकता है किसी तीसरे पार्टी सी को इस बिल ऑफ एक्सचेंज का इंडोर्स। जब वो सेलर भी किसी तीसरे पार्टी सी को इस बिल ऑफ एक्सचेंज का इंडोर्स करता है, तो इसका मतलब अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर सी हो जाता है। हो सके कि जो सी पार्टी हो वो बी का क्रेडिटर हो, बी ने कोई सामान सेलर सी से प्राप्त किया हो। इसी तरीके से अगर सी पार्टी चाहे तो डी पार्टी को इस बिल ऑफ एक्सचेंज का इंडोर्स कर सकता है। इसका मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज के होल्डर्स हैं वो एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड में कई बार ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। टेक्निकली देखिएगा तो अनलिमिटेड टाइम जो है ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इसीलिए इसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा गया है कि ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ये कई लोगों के पास अपने टाइम पीरियड में अनलिमिटेड लोगों के पास ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बाकायदे उसमें इंडोर्समेंट होना चाहिए। तो बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को इंडोर्स किया, डी आगे भी इंडोर्स कर सकता है। इसका मतलब अगर ये सी को इंडोर्स किया गया है तो हो सकता है कि जो सी हो वो बी का जो क्रेडिटर हो, इसको कोई सामान दिया हो सके जो डी हो वो सी का क्रेडिटर हो, ये एक श्रृंखला हो सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इंडोर्समेंट, इसीलिए जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में कहा गया है कि जो सम अमाउंट है वो जरूरी नहीं है कि सेलर को पे करे बायर, ये जिसके पर्सन के पास भी वो बियरर इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो बियर करेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो डी है वो बायर ये से अपना पेमेंट ले सकता है, यद्यपि बायर ये जरूर चेक करेगा कि उसका इंडोर्समेंट लीगल है, प्रॉपर वे में हुआ है कि नहीं। लेकिन जो लास्ट बियरर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो बिल्कुल एलिजिबल है फंड को ए से प्राप्त करने के लिए। अगर इस प्रक्रिया को आप समझ रहे हैं तो यहां पे आपको यह समझना चाहिए कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्टिविटीज है इसमें 3 पार्टी बेसिकली पार्टिसिपेंट्स हो रही हैं। पहला पार्टी है ड्रावर, सबसे पहला पार्टी है ड्रावर सेलर, सबसे पहला पार्टी है सेलर, जिसके लिए हम क्रेडिटर शब्द यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ड्रावर शब्द यूज कर सकते हैं, क्रेडिटर शब्द यूज कर सकते हैं, पे यूज कर सकते हैं या मेकर शब्द यूज कर सकते हैं। चूंकि सेलर क्रेडिटर है उसको क्रेडिट ए से लेना है इसलिए क्रेडिटर शब्द यूज किया गया, चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को इशूड कर रहा है इसलिए ड्रावर शब्द यूज किया गया, चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है इसलिए मेकर शब्द यूज किया, और चूंकि ये पैसे को पाएगा इसलिए इसे पे शब्द यूज किया गया। इसका मतलब जो पहला पार्टी है वो सेलर वाला पार्टी है जिसे क्रेडिटर कहा गया, ड्रावर कहा गया, मेकर कहा गया, पे कहा गया। दूसरा पार्टी बायर ए का है
जिसे हम डेप्टर कर सकते हैं, ड्रावी कर सकते हैं। चूंकि डेप्टर इसको डेट लिया, इसको पे करना है, ड्रावी चूंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ये ड्रावी कर रहा है, ये ड्रावर है, ये ड्राई है, धारक है, साथ ही साथ एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। और इसके लिए पेयर शब्द यूज होगा, क्योंकि असली अमाउंट जो है, लास्ट सम ऑफ अमाउंट, इसी को पे करना है, इसलिए पेयर शब्द यूज होगा। इसका मतलब ये तो दो पक्ष हो गए, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी आ गया, थर्ड पार्टी भी होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ दो पार्टी नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में तीसरी पार्टी भी होगी, और तीसरी पार्टी होगी इंडोर्समेंट प्रोसीजर से, जिसको सेलर बी ने इंडोर्स किया है। सेलर बी ने सी को इंडोर्स किया, सी ने डी को इंडोर्स किया, और जो लास्ट होल्डर है, मान लीजिए डी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट होल्डर है, तो लास्ट होल्डर ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो पेमेंट को से बायर ए से प्राप्त कर ले। अगर बायर ए डी को पेमेंट नहीं करता है, डिसऑनर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो उसके प्रति एक केस फाइल करेगा डी, और ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास अथॉरिटी है कि अगर ये पेमेंट ना करें, डिसऑनर करें बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो उनके प्रति एक सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है बिल ऑफ एक्सचेंज की। व्यापारिक बिल, कॉमर्शियल बिल भी कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें तीन पार्टी हो गई, एक तो ड्रावर, दूसरा ड्रावी, और तीसरा थर्ड पार्टी हो गया, जो कि इंडोर्समेंट के माध्यम से बियरर है इंस्ट्रूमेंट्स का। तो दोस्तों, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक को हम डिमांड बिल कहते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक तो डिमांड बिल कहते हैं, दूसरे को हम टर्म बिल कहते हैं, इशुएंस बिल भी कहते हैं, इशुएंस बिल भी कहते हैं। देखिए, डिमांड बिल का मतलब है कि जब भी बियरर है इंस्ट्रूमेंट्स का, बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, जब वो डिमांड करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो बायर ये है, यहां पे डेट की बात नहीं है, टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं है, यहां भी ये कहा गया है कि जब भी बियरर है इंस्ट्रूमेंट्स का, जब भी आपको डिमांड करेगा आपको पे करना पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है टर्म बिल। टर्म बिल का मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम उसमें मेंशन होगा, और उस स्पेसिफाइड टाइम पर ही आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दो तरह का हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक डिमांड बिल के रूप में हो सकता है, एक टर्म बिल के रूप में हो सकता है। इस टर्म बिल को इशुएंस बिल कहेंगे, और इशुएंस बिल जब जो टाइम उसमें रिफरेंस टाइम डाली गई है उसी पे पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आइए थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आपको थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज इन फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होगा, मतलब कहीं से भी ये ओरल नहीं है, रिटेन प्रूफ है इसका मतलब पूरा का पूरा जो एक डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक रिटेन पोर्टफोलियो है, एक रिटेन स्टेटस है, ये रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये देखिए, प्रोमिजरी नोट से डिफरेंट है, यहां प्रॉमिस नहीं हो रहा है, इसमें जो मेकर है, जो ड्रॉवर है, वो अनकंडीशनल ऑर्डर पे कर रहा है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब कि किसी भी दशा में जो एक्सेप्टर है उस ऑर्डर को मानेगा। अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास पेमेंट बाद में होगा तो मैं बाद में दूंगा, ये नहीं कह सकता है कि अभी मैं पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे वहां शादी पड़ा है अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये अनकंडीशनल ऑर्डर्स होता है, रिटेल में होता है। साथ ही साथ इसमें ड्रॉवर का जो एक सर्टेन पर्सन है उसका पोर्टफोलियो जिक्र होता है कि ड्रॉवर कौन है, उसके बारे में क्या, उसका एड्रेस क्या है, उसके बारे में ड्रॉवर जो एक सर्टेन पर्सन है उसके बारे में पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन होता है। साथ ही साथ सम पेबल, एकदम एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपको पे करना है इसमें मेंशन होता है, तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना पे करना है उसके बारे में भी यहां पे जो है पेबल कितना समय, ये भी इसमें जो है रिटेन फॉर्म में होता है। फिर जो ड्रॉवी होता है, जो एक सर्टेन पर्सन होगा, जो ड्रॉवी एक्सेप्टर है, उसके बारे में भी पूरा का पूरा यहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, उसका एड्रेस होगा, उसके बारे में लिखा जाएगा। फिर डेट ऑफ इशूज, किस डेट को और किस स्थान से बिल ऑफ एक्सचेंज इशूड किया गया है, इस पे भी पूरा भी रिटन डिस्क्रिप्शन होगा कि किस स्थान से किस डेट को बिल ऑफ इशू जो है निर्गत किया गया है। साथ ही साथ मैच्योरिटी डेट कितनी है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली ये 3 महीने की ही अधिकांशता आप देखेंगे 3 महीने का ही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो इसमें जो है मैच्योरिटी डेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ स्टैम्प्ड होना चाहिए, अगर जो भी स्टैंप लगेगा, जो भी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना स्टैंप के इसका कोई लीगल जो है पोर्टफोलियो नहीं होगा, इसलिए इसमें स्टैम्प जरूरी है। सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर बहुत जरूरी है, जो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो ड्रॉवर है, जो मेकर है,
उसका सिग्नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना सिग्नेचर का इसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवी, एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉवी, जो ड्रॉवी है बायर ए, इसका एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट की बात की गई है। देखिए बेसिकली आपको बहुत क्लियर में बता दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, इसलिए ये पोस्ट डेटेड चेक माना जाता है। एक तरह से ये पोस्ट डेटेड चेक है जिसमें किसी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो डेट जो टिल डेट है, जो उसकी मैच्योरिटी है, उसके बाद अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो इंटरेस्ट लिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का किसी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक की तरह से माना जाता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में या फिर बैंक गारंटी के रूप में। लेकिन इंटरनल लेवल पे कॉमर्शियल बिल मार्केट में ट्रेजरी बिल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कई बार आप शब्द यूज सुनते होंगे, हुंडी शब्द प्रयोग होता है इसी के संदर्भ में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह का एक रिटेन इंस्ट्रूमेंट है जिसे ड्रावर इश्यू करता है, अनकंडीशनल होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्टर है उसका जो है स्वीकृति इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक उसमें अमाउंट होगा, स्पेसिफिक डेट होगा जिसको ये पे करने के लिए वचनबद्ध होगा। तो इस तरीके से एक क्रेडिट कार्ड हो गया जिसके आधार पे क्रेडिट टाइप हो गया, जिससे क्रेडिट दिया जा रहा है सेलर बी के द्वारा बायर ए को, और ये क्रेडिट प्रोसीजर किस तरीके से फंक्शनिंग करता है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मनी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कॉमर्शियल बिल मार्केट को इसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, और इसी के माध्यम से जो है जो बिजनेस साइकिल चलता है, इसमें एक बड़ा इसका रोल होता है। तो दोस्तों ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं मनी मार्केट के सेगमेंट पे चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद जो है कॉल नोटिस मनी मार्केट के विषय में आपसे बात करूंगा। फिर जो मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करूंगा और कॉमर्शियल पेपर की बात करूंगा। जब ये इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएंगे तब हम आएंगे शेयर मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे, सेंसेक्स पे, जीडीआर के ऊपर, एडीआर के ऊपर। ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस में जिसे हम करेंगे, समझेंगे। तो पूरे क्षमताओं का पूरा प्रयास करिए, कुछ अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं, नो डाउट कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, और कई बार मन व्यथित हो जाता है, कई बार निराशावादिता सामने आती है, कई बार हम जो है ऑप्टिमिस्टिक को छोड़ के पेसिमिस्टिक एक ओरिएंटेशन में जाते हैं, कई बार इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। दोस्तों कई बार आप दुखी हो जाते हैं कि कब तक चलेगा, क्या होगा, कोरोना क्या करेगा, किस टाइप की प्रॉब्लम हमको देके जाएगा। अभी मैं कल रामायण देख रहा था, उसमें बड़ा बढ़िया प्रसंग मुझे देखने को मिला। जब पांडव जो है चले जाते हैं अज्ञातवास में, और जो है वहां पे आप देखते हैं कि किस तरह की हार्ड सिचुएशन को ये सामना करते हैं। तो बृहन्नला बने हुए अर्जुन कहते हैं शराद्री से कि देखो जो वीर पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो कठिनाई में ही हंसते हैं, कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं, और वो उस परिस्थिति के ऊपर मुस्कुराते हैं। तो धैर्य का समय है, धैर्य धारण करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ये आपका एक चल रहा है, एक तरह का एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में आप पास होंगे। समय का उपयोग करिए, बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।